मैं आज शुरू करने जा रहा हूं फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर वी लेफ्ट ऑन दैट डे दैट यू स्टडीड माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो what is microeconomics in fact and what are its basic assumptions, why I call them axioms, this is what I am going to explain today. So I'll start with the presentation so that it becomes easier for you to understand what I am saying. And you can also write down if you wish, because what we are doing is we are making a bridge. We are making a bridge between what has been done and what we are likely to do. हेलो जी, अभी क्लास शुरू कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद. So now we come to the screen. In microeconomics, we think of these things. I am writing them one by one and I'll explain them. What do we mean by it? Micro, static, perfect competition. I'll explain each one of them. Full employment. Could you see the screen? Is there any problem? No, sir. No, sir. It's too small. Huh? What you are saying, sir? So what you are writing is too small to visible. It has to be small because this is not a blackboard. This is what I am saying. This is not a blackboard. No? That is the problem that we are faced with. So, actually, sir, after zooming, you can zoom yourself, right? Then we are talk about stationary equilibrium. I'll write a bigger stationary equilibrium. Then no government intervention. I'm writing two things. One here, supply side economics, and one here, no money illusion. So I have written 8 points, right? Micro, static, perfect competition, full employment, stationary equilibrium, no government intervention, no money illusion, and supply side economics. Now, when I write supply side economics, I mean something different. And then we'll have, you can call something else. Now, these are called as classical axioms. There is a difference between the term assumption, manyata, axiom, proved belief. मैं जो बाईं तरफ लिख रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट है. इफ देयर इज एनी पर्सन इन हिंदी, बिकॉज नेचुरली मेनी पर्सन्स ऑफ हिंदी आर आल्सो हियर. माइक्रो माने व्यष्टि, स्टैटिक स्थैतिक, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, स्टेशनरी स्थायी संस्थिति, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, मुद्रा विभ्रम का अभाव, और सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स. जो आपने क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ी वो 2 पार्ट में होती है. एक जिसको हमने शुरू किया है लगभग 1830 से 1910 तक, दिस इज नोन एज क्लासिकल इकोनॉमिक्स, राइट? इसमें कौन कौन राइटर्स हैं हमारे पास? हमारे पास मिल है, मार्शल है, पीगू है, सो मेनी पर्सन्स. देन वी हैव ए न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जिसमें आता है हमारा हिक्स, Samuelson, Haberler and others. और ये चलेगा अप टू 1936. और 1936 पर आ जाएंगे जॉन मेनार्ड केन्स, जिनकी किताब आ जाएगी, और यहां से शुरू होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स. हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आपने जो पढ़ा, whatever you have read
मैक्रो क्यों हमको आना पड़ा, एंड माई स्पेशल इंटरेस्ट टॉपिक विल बी दिस, नो मनी इल्यूजन, मुद्रा विभ्रम का अभाव। इसी को हम शुरू करेंगे कल से पढ़ाना, थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन देंगे और यहीं से पहले पढ़ेंगे फिशर, माने लगभग 1872 से 1889, और मार्शल पढ़ेंगे, मार्शल पीगू पढ़ेंगे, दैट इज नियो क्लासिकल में आ जाएंगे 1890 टू 1910, और इसी से हम शुरू करेंगे केन्स। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो हमने पढ़ा था एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो प्रॉब्लम्स नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, दे आर समथिंग डिफरेंट। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग वन कंसेप्ट ईच एट ए टाइम, एक एक शब्द को पढ़ाता हूं, एंड आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन व्हाट यू स्टडीड, बट देयर वर सीवियर लिमिटेशंस ऑफ व्हाट यू स्टडीड। उन लिमिटेशंस को मैं केवल थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। लेट मी एक्सप्लेन द वर्ड एक्सियम्स, इसी से शुरू करता हूं। द वर्ड एक्सियम, दोज हु हैव स्टडीड ज्योमेट्री इन इंटरमीडिएट और हाई स्कूल और समवेयर एल्स, वी हैव थियरम्स। हम लोगों के पास थियरम्स होती हैं, प्रमेय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ए थियरम विच इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। सारी थ्योरम में हम क्या करते हैं, वी हैव ए लेफ्ट हैंड साइड एंड देन वी ट्राई टू प्रूव इट विद ए राइट हैंड साइड, माने वी स्टार्ट विद ए हाइपोथेसिस एंड देन प्रूव दिस हाइपोथेसिस। जब हम प्रूव कर देते हैं तो कहते हैं दिस इज प्लेफेयर्स एक्सियम। प्लेफेयर्स मींस वी डोंट नीड टू प्रूव इट अगेन। Axioms are those beliefs that are kept in the heart and need not be proved. इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। We don't need to prove them at all. हमको इनको सिद्ध नहीं करना होता। We believe them because we think that is true. Let's take certain examples. हम कहते हैं man is mortal. हम कहते हैं man is mortal क्योंकि जितने दुनिया में आए हैं वी सी एवरीवन हैज डाइड। कोई अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं जो 8,000, 10,000, 12 साल तक जिंदा रहा। नाउ वी डोंट नीड टू प्रूव इट। मनुष्य नश्वर है, ही इज मॉर्टल, क्योंकि वी हैव सीन दिस। लेकिन जब नॉलेज बढ़ती है तो ये चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी समय हम क्या कहते थे, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, द सन falls around the earth, but this was not true and now we have found out the truth. उस जमाने में हम लोग बार बार क्या कहते थे, हनुमान जी गए और सूरज को उन्होंने गेंद समझ के खा लिया, because it looked so small. Now we know it's not that small, it's many thousand sizes of earth. तो जब हमारी नॉलेज बढ़ती है तो हो सकता है जो हमारे बिलीफ्स हों वो अपने आप खत्म हो जाएं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ही समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी गांधी जी का कोई भी लेक्चर सुनेंगे, कभी भी कोई लेक्चर सुनेंगे, व्हाट हैपेंड, हमेशा वो कहते थे इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत को क्या होना चाहिए, आजाद। ही लव्ड कंट्री। आजकल के नेता भी लव करते हैं देश से, लेकिन उनको ये नहीं कहना पड़ता कि भारत को आजाद करो। व्हाई दे कॉल इट, बिकॉज टुडे वी हैव बिकम इंडिपेंडेंट। द सिचुएशन हैज चेंज्ड, द नॉलेज हैज चेंज्ड। तो जब ये चेंज हो जाता है तो ये बिलीफ पर भी उसका असर पड़ सकता है। एक्सियम इज दैट बिलीफ दैट वी हैव इन द हार्ट, ये तो सच है ही, बट दैट माइट नॉट बी ट्रू बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ आवर चेंज इन सिचुएशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेट्स स्टार्ट विद सिंपल कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो। पिछली साल पढ़ाया गया, लेकिन फिर से वी स्टार्ट विद ए सिंपल कंसेप्ट। माइक्रो जो टर्म है, बेसिकली इट्स ए टर्म फ्रॉम मैथमेटिक्स, राइट, या हम कह सकते हैं फिजिक्स से भी ले सकते हैं इसको। है क्या, जिन लोगों ने कैलकुलस पढ़ा है, हम लोग क्या जानने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। dy बटे dx एक्स टेंडिंग टू 0,
ये एक फलन है, दिस इज नोन एज फर्स्ट डिफरेंशिएशन, जो आपको बीए पार्ट 1 में पढ़ाया गया है। हम कहते हैं y विल चेंज बिकॉज y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो क्योंकि y x का फंक्शन है, तो अगर x में चेंज होगा तभी y में चेंज होगा, y विल नॉट चेंज। अगर हम 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं 6 आवर्स और हमारे 60% मार्क्स आते हैं, तो this 60% marks will only change if we increase this or decrease this. So the result is a function of our studies, right? अब सवाल है कि इसमें जो प्रभाव आएगा वो कितना आएगा, that will be dependent upon change of x. x को हम क्या लिखते हैं, tending to zero, माने minor change, most small change, little change, possibly जितना कम से कम चेंज हो सकता है। अब कम से कम कितना चेंज हो सकता है, 6 मिनट में हमने 1 सेकंड जोड़ दिया, चेंज हो गया, या 1 नैनो सेकंड जोड़ दिया तो भी चेंज हो गया, 1 मिनट जोड़ दिया तो भी चेंज हो गया, 1 घंटा जोड़ दिया तो भी चेंज हो गया, 1 दिन बदल, कुछ भी चेंज कर सकते। ये जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है, नैनो सेकंड। ये अभी हमें मालूम है, इससे भी छोटा कुछ और आ सकता है। वी कैन हैव मिनट, वी कैन हैव सेकंड, वी कैन हैव नैनो सेकंड, स्मॉलेस्ट चेंज इज पॉसिबल। लेकिन सवाल यह है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, है ना, या कमोडिटीज होती हैं जिनके बारे में हम बात करें, इनके संग एक प्रॉब्लम है, देयर इज ए प्रॉब्लम। वी कैन नॉट हैव 3/7 ह्यूमन बीइंग्स, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता ना। वी कैन नॉट चेंज 3/7। हम ये नहीं कह सकते कि 1/9 में चाहिए 1/9 टेबल, इसका कोई मतलब ही नहीं है, दिस डजंट हैव एनी मीनिंग टू अस। तो जो मैथमेटिक्स में स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेंज है, उसको हम जब हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए पढ़ते हैं तो वी कॉल इट 1 फुल यूनिट। फुल का मतलब है 1 ह्यूमन बीइंग, 1 टेबल, 1 एप्पल, 1 फैन। दैट इज वाई इन हिंदी वी कॉल इट व्यष्टि। The term micro means very small, सूक्ष्म, that is x tending to 0, the smallest possible change. लेकिन that should be visible ना, दिखाई पड़ना चाहिए ना, it should be able, we should be able to understand this. तो इसीलिए what is micro in economics is in fact in calculus x tending towards 0, in coordinate geometry we call it slope. ये शब्द हैं जो हम लोग बीए पार्ट 1 में पढ़ाते हैं, राइट? लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कहते हैं इसके लिए, याद रखिए, वे कहते हैं मार्जिनल। वी जनरली यूज द टर्म एज मार्जिनल। तो जो मार्जिनल है वो क्या है, मार्जिनल है n+1 और इसमें -1। हमेशा याद रखिए, वी हैव समथिंग, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 10 टेबल्स और 10 kgs ऑफ व्हीट और 10 kgs ऑफ मिल्क। अब इसमें हम जोड़ने को तो 1/1000 ग्राम ऑफ मिल्क भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इससे हमारी ह्यूमन हेल्थ पर कितना असर पड़ेगा हम लोग सोच सकते हैं। तो हम इसमें क्या जोड़ें, जब 10 kg जोड़ा तो इसमें मिनिमम 1 यूनिट हम जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमने जोड़ा 100 ग्राम या 1 किलोग्राम यहां जोड़ दिया, तो अगर n से यानी 10 kg ऑफ मिल्क से हमको 130 यूटिल्स मिल रहे थे, तो फिर 11th यूनिट से मानी 10+1 1 यूनिट जोड़िए, 11 कीजिए, then it will become 141, and then we have to take this out, one last unit out, तो 141 minus 130 यानी हम लोगों ने इसको जब हटा दिया तो it is 11। तो marginal unit benefit is 11। x tending to 1 का कितना प्रभाव पड़ेगा y पर, it will be affecting by 11 units। अब यहां पर हमने मिल्क की बात की और स्वास्थ्य की बात की या यूटिलिटी की बात की, बट वी कैन ऐड समथिंग डिफरेंट। फॉर एग्जांपल वी हैव 10 kgs ऑफ यूरिया, एंड इस यूरिया में हमने 1 kg यूरिया जोड़ दिया, द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 13 kgs। तो द एडिशन ऑफ 1 kg यूरिया रिजल्ट्स इन 13 kgs ऑफ प्रोडक्शन in terms of wheat. Now this is the marginal production. Marginal means we have added 1 unit and that unit's benefit is known as the marginal. So micro is nothing else but the smallest possible change
which in human beings cannot be less than 1, which in most commodities cannot be 1, because that then will be rendered useless. That is why we call micro. So when actually we started studying the economics, we started studying the economics of an individual. Do remember, we are not talking of Adam Smith. Adam Smith की जो theory है वो बिल्कुल इससे different है. He talks about the wealth of nations. And he talks not about an individuals. लेकिन इकोनॉमिक्स को फेमस करने वाले आदमी थे मार्शल, जिनकी किताब कब आई? 1890 में आई, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. उसमें उन्होंने बार बार कहा इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन, हाउ ही अर्न्स इनकम एंड हाउ ही स्पेंड्स. तो ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, दिस ऑलवेज टॉक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. दिस इंडिविजुअल कैन बी ए कंज्यूमर, दिस कैन बी ए प्रोड्यूसर, this can be a seller, this can be a buyer, this can be a labor, this can be an entrepreneur, anything. We look at the chapters that you studied last year. In every chapter, we studied about an individual. That is all. We were least interested in the study of the total human beings. चाहे law of demand देखिए, consumer surplus देखिए, think about the production theories, whatever it is. So we always studied about micro. So this is the assumption taken by the Marshall and other economists that we had been studying since 1890. There is nothing wrong in it, but we find out that there will be certain contradictions, and these contradictions can always be seen when we see a whole society and an individual. An individual's behavior could be generalized, may not be generalized. That is why economic laws are not universal laws. For example, we say in cold, people don't eat ice creams. This is true. This is a general behavior. For most of the individuals, it will be true. But there can be an individual who likes to eat ice creams in cold. But then his generalization could not be done. That is why there can be certain contradictions. And that is why we have to study macroeconomics. Now I'll talk of the second point of topic. And that was, we discussed static. In fact, at that point of time, the world was also changing a little bit very slowly. You know, the growth was a little bit slow. Now, what they say, they, for example, when we discuss an indifference curve or a production possibility for this is labor, this is capital, we can purchase this much of capital, this much of labor. This is isoquant 3, isoquant 2 is lower, isoquant 1 is higher. We are at a point of equilibrium at this point. Now, if the wages change, if the capital prices change, if the technology changes, now these changes can be studied. But what they do is they make a static model. They call it other things remaining same. That means they will compare them. बाद में they will make comparisons. लेकिन they will first of all make a model which is known as static. Do remember, even Keynes himself wrote about comparative statics and not about. आवाज क्यों हो रही है भाई? आवाज नहीं, अभी हम पढ़ा लें, उसके बाद जिसको सवाल पूछना हो जितेंद्र सरोज, नॉट लाइक, गुड नॉट, बाद में पूछिएगा, ओपन क्यू, कुछ नहीं होगा अभी. वील स्टार्ट टेकिंग अप योर क्वेश्चंस, फिर मेरा वो बंद हो जाता है. I'll allow you to ask questions. जितने पूछिएगा I'll allow you, not at this point of time. Let me explain all these 8 first. Otherwise it will become difficult. Comparatively, even Keynes himself never studied any dynamic theories. We know the world is dynamic, but Keynes himself was not dynamic. This is a limitation of Keynes himself. Keynes writes, in long run, all of us are dead. So we don't need to study it. So what he said was that we have only short period and medium term period. We do not have long terms. We do not have long terms. So it's a problem that Keynes also has, but the classicals always discussed static.
Now we come to the third concept which we wrote was perfect competition. Now in perfect competition, if you look at the world at that point of time, we are talking of say 1890. You must know that even in 1920s and 30s, the only biscuits were made by hand. We did not have a biscuit company. We did not have a toothpaste company. We did not have a cycle. We did not have so many things. There were no industrial products at that point of time. So what was the main production at that point of time was that of grains, that of milk, very small quantity of, say, some other goods. Now these grains and milk, especially even take, for example, ghee. Take anything. These are produced by a large number of people, no doubt. Sellers large, buyers large, no problems. Then the commodity quality. Now the difference was almost negligible. There were no many varieties of wheat, RR, KSK, Kalyan, Sona, K38, whatnot. There was a simple variety and whose commodity prices were determined. It was a determined price. Now again, for example, they wrote no transport cost. We should try to understand what actually they mean to say. There is a theory of known as law of one price. I'll give you this with one example and then you will be able to understand it. For example, in potatoes are being sold in the market, in a wholesale market in India, at a cost of 25 per 5 kg. Now, can a person say that I am coming from Faizabad or from Phapha Mau and I will sell my potatoes at 27 rupees a kg? He cannot. If he wants to come and sell, he will have to sell on this price itself. Law of one price. He cannot claim that transport cost to be different. What classicals mean was, they don't mean that transport cost is zero. Never. What they meant was different. What they meant was that this price will not be differentiated by this transport cost. You can have transport costs, but add them into your price. If you are able to sell at 25, come. If you are not able to come, don't come. Similarly, when they talk of free entry and free exit. Now, we are not talking of, again, this is a very simple example. In all kind of vegetable markets, anyone can come and sell. Anyone can take and go. If you go out, no one is to go behind you. Nahi sahab, kharidi lijiye. Why should you purchase? Agar aapki marzi nahi hai, if you are not able to purchase, if you do not have money, you will not purchase it. All the conditions met in perfect competition are those when generally the market was of agriculture produce, generally of agriculture produce, and related, for example, poultry we can call off, animal husbandry we can. These were the goods. When many industrial goods began to come, it was in 1920s, and we have different theories from 1929 to 1931, monopolistic competition by Chamberlain and imperfect competition by Robinson. So what happens is, in fact, there were not so many commodities. There were large symbols. These are all assumptions made particularly because there was not such a growth of technology at that point of time. So we don't need to discuss them. What I'm saying axiom is, this is self-belief. They are writing this only because of a certain reason, because there was no other kind of market at that point of time. Even in 1910, 1920, even in late 1950s in India, we did not have so many products. Now we have 10 or 20 kinds of toothpaste, 15 kinds of soaps and whatnot. At that point of time, it was not available. So naturally, when it was not available to them, they did not make any theory about it. Come to now, full employment. Full employment again. Think of the period. Once you start thinking of the period, what happens? If you look in, let's take 1890. Now let's take 2000.
and 20. The population today is, around 750 crores. The population in 1890 was nearly less than 100 crores. Huge land was available, huge forests were available, so many things were available in the market. You simply can get employment by doing anything. What J.S. Mill writes? J.S. Mill writes, supply creates its own demand. What is he writing? If you start producing anything, let's say you start producing soap. So once you start producing soap, you need some land, you need some labor, you need some capital, and there will be an entrepreneur. For this, you have to pay rent. Rent will be paid first, then only land can be used. Labor will be paid first, then only the wages have to be paid first, then only he will come to produce. Capital has to be invested first. Entrepreneur's profit is residual. That means it will come in the last. Now look, he has been paid. That means demand has been created. Demand has been created. That means supply creates its own demand. If you are going to supply anything, there will be. Although there was a writer known as Malthus, I would like to discuss a bit about him. He wrote a theory of gluts. Overproduction. Gluts means overproduction. Suppose we have produced 10,000 soaps. And in market, these persons who have earned the money, rent, wages, capitalists, they do not want to purchase soaps. They want to purchase clothes. What will happen? The demand of clothes will go up. The demand of soaps will go down. Soaps will remain unsold. So in the next terms, soap industry would be closed. But then the clothes prices will go up because of the higher demand, and the cloth industry will grow. So if there is some unemployment in this period, it will turn into employment in this period. Again, what I am saying is, there are unskilled workers. They can be moved from one to another. We are not talking of the chemical engineers, mechanical engineers, electronic engineers. They are not specialized. If they are not able to produce wheat, they will produce rice. If they will produce rice, they can do something else. We are talking of 1890. And in 1890, the total population was too less. So full employment was an automatic corollary. Wasn't? भाई कोई आवाज आती रहती है. दिस आई डोंट लाइक. मैंने पहले ही दिन बताया था दैट इफ यू वांट टू स्टडी सीरियसली. अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़िए. मैं तो आपको एक हिस्टोरिकल ग्रोथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मैक्रो समझ में आने लगे कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन माइक्रो. देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ गैप ऑफ सर्टेन अदर थिंग्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस. नहीं पढ़ना हो तो हम छोड़ भी सकते हैं. एनीवन कैन आंसर. नहीं, आदित्य से ही बात नहीं करेंगे, हम किसी और से भी बात कर सकते हैं. सर कंटिन्यू करिए. लेकिन ये आवाजें नहीं होनी चाहिए ना. फिर तो देखिए, पढ़ाई का मतलब तो हम लोगों को बता दे रहे हैं कि मेरे डिपार्टमेंट का नाम जेके मेहता शुरू होता है, और जेके मेहता एक बड़ा मशहूर सेंटेंस है, नॉलेज एंड साउंड डू नॉट गो टुगेदर. तो प्लीज मैं फिर पढ़ाता हूं. मुझे तो और चीजें पढ़ानी है क्योंकि मुझे अब आना है असली चीज पर. इसको मुझे पढ़ाना है. Now we talk of equilibrium. जरा ध्यान से देखिए, कभी भी आपने पिछली साल जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है. पहला शब्द छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए. लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वर्ड. विल डिस्कस दिस. इक्विलिब्रियम. You studied consumers equilibrium. You studied market equilibrium. You studied producers equilibrium. That means they are talking of a situation where supply is equal to demand. This equilibrium will have to be there. If there is no equilibrium, then their economics fails. This is called as, in perfect competition, you have already been told, you've already been taught. In perfect competition, what we do is,
this is supply, this is demand, this is price. Let's talk of sugar. सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर. दिखी? नो No, सर. sir. नो सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छी बात करिए भाई. Screen must be now visible to you people. So in perfect competition, what we do, sir, sugar. We fix a price of 60. There are suppliers who will supply 2 tons, but the demand is only 140. There will be an auctioneer. He tried this price, but the supply did not match the demand. The market is not cleared. If the market is not cleared, what will happen? The market is not cleared, what will It happen? is not visible. क्या हुआ बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रही सर. Sir, screen नहीं Visual दिख है. रही है. पिन दिख करो रही है, सर. लोग पिन नहीं किए होंगे सर. पिन करो. पिन करो. स्क्रीन पिन कर रखा है तब भी नहीं दिख रहा. एक मिनट प्लीज. No, sir. Screen is not visible. दूसरे आईडी पे पिन करो. नीचे चले जाओ, पिन मेरे नाम से, द स्क्रीन विल बिकम विजिबल. आप लोगों को तो ज्यादा मुझसे टेक्नोलॉजी आनी चाहिए भाई. मैं तो बिना ब्लैक बोर्ड के नहीं पढ़ा सकता. यू मस्ट हैव ए बेटर टेक्नोलॉजी. Now visible, sir. मैं सबसे बुढ़ा हूँ, सबसे, पूरे डिपार्टमेंट में भी. लेकिन मैं नहीं पढ़ा पाता. पिन कर लिया? Not visible, sir. Yes. ठीक. Yes, sir. It's visible. बस दैट इज ऑल. अब ज्यादा बात नहीं. तो नाउ मार्केट हैज टू बी क्लियर. Then he will put a price of 50. Now this comes down to 180. This comes down. This goes up to 160. Still the market is not cleared. The price will go down further till the market is cleared. Let it be cleared, say at 170. What we say is nobody will purchase, nobody will sell. There will be an auctioneer who will declare the prices. Only once the market is cleared, then only the supply and demand would be done. This is perfect competition. This is called as trial and error method. The auctioneer will try many prices and finally will determine a price where all the supply has to be cleared. If it is not cleared, there is some problem. This problem shall be cleared in the next market itself. So they always talk of an equilibrium and also not of an equilibrium, of a stationary equilibrium, of a stationary equilibrium. Now, this is very, very important. That means what they believe is that in market there shall be an equilibrium that shall always lie so that everything, whatever is produced, is consumed. That consumers' demand are met by the producers and the signal is done by the price. That is why the capitalists believe that price mechanism is the best way of allocating resources. When we talk of allocating resources, how much shirts shall be produced, how much trousers shall be produced, how much soap shall be produced, how much refrigerator shall be produced, the only thing is price. If shirts are unsold, that simply means that they have been oversupplied. Shift from this to this, or to this, or to this. Resources will move. The producers will move towards those areas where the prices are moving up and will leave the areas where the prices are going down. So in the long run, there will be a stationary equilibrium. In the short run, there can be certain equilibriums. There is classical system is completely automatic. If somehow something goes wrong, it automatically clears. That is the basic problem. It will be taught in BA Part 2, Paper 1, that is macroeconomics. I'm coming to that paper a bit later. I'll come. Maybe I'll come after 4 or 5, 6 lectures. But I'm trying to tell you that this was the problem that they had. But if we look at today, what happens is there are always disequilibriums. There is unemployment, right? We do not talk of full employment at this time of point. We have unemployment, all kind of unemployments, disguised unemployment, structural unemployment, and so on and so forth. Now I come to the most important area that I have to discuss, which is known as money illusion.
That day I started with this. Today I'll discuss this. Mudra Vibhram. What is this? I told you money was developed basically for a different reason. For being a common denominator. That means you can exchange anything with money. This is a commodity that you have. You want this commodity, there shall be some money which you can change, and then finally you can also change. Then you can also change this into another commodity. Now, this is the basic relationship. Money is not important for anything else. It only can translate the values of this commodity. It's a unit of account. एक लेखा का इकाई है ना, जैसे हमने कहा था मेजरिंग यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं. मेजरिंग यूनिट्स क्या हो सकते हैं? That I told you, मीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है. तो उनके हिसाब से it was a measuring unit. It can measure the value of wheat, rice, whatever it is. So if you have a commodity, you want another commodity, you need a money. So money can be used as a medium of exchange. यहीं से हमारी पहली थ्योरी शुरू होगी, फिशर की थ्योरी शुरू होगी. And then we'll see how it has changed. Now, let me explain this. What is illusion? I'll give you certain examples of illusion, and then you will be able to understand what I mean. For example, suppose there are two persons, A and B. Both get a job of rupees 30,000 in Prayagraj. But there is a difference. The difference is, in A's company, all other workers get more than 30,000. Some gets 40, some get 50, some get 60, whatever it is. And in this company, he is the highest paid person. Someone gets 29, someone gets 28, someone gets 27. Who is more likely to leave the job? Who is more dissatisfied? Naturally, A. Because we think this is real. This is real. We don't think that the purchasing power is real. We don't think that the purchasing power is real. Both are getting same. Both will get the same amount of commodities. Everything is all right. No problems at all. But because he is comparing himself to these persons, and he is comparing to these persons, and what is the point of conversion? Maybe this person who gets 40,000 is in Delhi and the prices are much higher. Maybe this person who gets 60,000 is in London. The prices are much, much higher. Nobody compares the prices. Everybody compares the money that is in his hand. Money basically creates, according to the classicals, we are not talking this, an illusion. Illusion. What does this mean? Money looks like it is a wealth in itself. We think if we have more money, we have more wealth. If you have got a job of 40,000 in Allahabad and a job of 60,000 in Delhi, you might not be aware of the fact. In Allahabad, you can get a flat of 8,000. In Delhi, you might get a flat of 20,000. The prices there are always higher. So the actual purchasing power of this man can be much, much less than this person. But still, what we do is entirely different. What we think is, this man would be happier than this man. Because we always compare everything in mind with money. We take money as wealth. We do not take money as a medium of exchange or a purchasing power. That is the most important thing. Classicals believe that there can be no money illusion. That everybody would be knowing. If the money of the persons double, they know that the prices are going to be doubled. Nothing else. No benefit can be granted, because
The people will only become happy if the output goes up. The people cannot be happy when the money goes up. Now, the classicals believe that the money has no illusion, and that is why when we were discussing the Hickshian theory and other theories, we said 100 rupees. We can purchase 20 commodities of Y and 15 commodities of X. And we will set a point at this. This point is meaningless to us because money can do nothing else, because money is used only for either a sale or a purchase. That means it is used for being a transaction purposes. It has no value of itself. Now, this is the major question. Actually, does this happen? No. We know that everybody in government servant would like to enhance the DA, the pay. Why? Because if they think the money has gone up, they have become wealthier. Maybe the prices are rising at a faster pace. For example, at these days, prices are rising at a rate of 6%, 7%, 8%, and 9%. And in bank, you get a rate of interest of only 5%. So after 1 year, you will get 105. But the commodity will become of 109. Then why deposit the money in the bank? You shall not deposit the money in the bank because next year, whatever you will get, you will be able to purchase less goods. But you do not think of this at all. You think of this 5% as an interest that is your earning. So money, does it create an illusion? I will discuss this illusion once again. I am just explaining it that in classical system, they believe there can be no money illusion. There can be no money illusion. While nowadays we believe that money creates an illusion. And I'll tell you, from this itself, Keynes started. So what I'll do is, I'll teach you a classical theory, that of Fisher. Then I'll teach you a neoclassical theory, that of Cambridge. I told you the periods also. This is 72. This is, 1872. This is 1890. Then a Keynesian theory of 1910 in between. And then finally the Keynesian theory of 1936. And then comes macro. So what the classicals thought, what the neoclassicals thought, what Keynes himself thought, and what finally turned into a macro system. This is the history which I will tell through 3 different theories: Fisher, Cambridge, Keynes, and then the new Keynes and the modern Keynes. And once I reach to this, you will be able to understand macroeconomics in a much, much better manner. The last point I discussed was that classicals thought that government is only to administrate. It should not enter into business. Government is not to produce, not to consume. It only is there for administrative purposes. They do not want government intervention in production, consumption, and whatnot. Since 1991, the government of India has also started following this. The whole world has started following this. But there was a period when government was intervening in everything. It was producing hotels. It was in so many kind of businesses. Now that I'm not going to discuss, because that I'll discuss when you will come into part 3, the government intervention, that is called as state and market. That this year I cannot teach for certain reasons, because that will go beyond you. Beyond you means this year it is not in your course. That is why I'm not going to discuss these things today. So what I do is I start with the Fisher's theory. But before that, I'll give you, I have 5 minutes of time, I'll give you. You can always ask any question you like, because I would like to explain everybody what do you think about it. So we can have a question answer session, but they have to be very short. And I just not know whether मैं English में ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ क्या, शायद people just move out of this class. Now there are only 163. Sumit. So there are some students who are not in the class, but they are entering
by the fake ID. Let them enter. So they are using Sir, inappropriate languages. Let them कर रहे हैं। use their persons. There are many persons who have fake IDs. Let them have the fake IDs. If they want to study, जिसको पढ़ना है उसको हम नहीं रोकेंगे। सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम दोबारा से समझा दीजिए। सर क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। हैं? नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। स्टेशनरी। सिद्धार्थ सिंह पालीवाल कोई नहीं कर सकता। वो जानते हैं मेरे बारे में, क्योंकि मैं BA 1 में जब पढ़ाता हूँ, वैसे तो मैंने बहुत सर वो मेरे सर वो मेरे नाम से फालतू कमेंट कर रहे हैं चैट बॉक्स में। हाँ, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो गलत है। सिद्धार्थ सिंह या किसी एक दूसरे के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। वी कैन नॉट डू दिस, वी कैन नॉट अलाउ दिस। तो वो अगर आपकी दुश्मनी कोई कर रहा है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बारे में आप हमको रिपोर्ट कीजिए, हम उस आदमी को बाहर कर देंगे। लेकिन अगर कोई सीरियसली पढ़ना चाहता है तो वी शुड अलाउ एवरीबडी। पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं, ऑफलाइन नहीं चल रहे हैं। वरना मेरे BA 1 में जनरली 350-400 लोग रहते हैं, उसमें इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे रहते हैं। इसी तरह जब मैं BA Part 2 में इंग्लिश मीडियम में आता हूँ तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी रहते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, जो अच्छा लगे, जो समझ में आए वो पढ़ना चाहिए। और अगर आपको 2 क्लास में समझ आ रहा है तो 2 क्लास में पढ़ना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक ही क्लास में पढ़ें। इफ यू थिंक मनमोहन सर इज नॉट टीचिंग वेल, यू कैन जस्ट लीव हिम। ऑनलाइन क्लास में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑफलाइन में भी अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी क्लास में तो वैसे ही नहीं है। आई एम रिटायर्ड टीचर, आई हैव बीन आस्क्ड टू टीच। मैं थोड़ा सा फालतू पढ़ा देता हूँ, इसलिए आई हैव बीन आस्क्ड टू टीच बाय प्रशांत घोष। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं पढ़ना है, जस्ट गो टू हेड आस्किंग कि इनको हटा दीजिए, तो आप कहेंगे उससे पहले मैं छोड़ दूंगा, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन कोई दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम अलग चीज है, स्टेशनरी इक्विलिब्रियम अलग चीज है। इस शब्द को मैं समझा देता हूं। स्टेशनरी पहले मैं दोनों शब्दों का अंतर समझा देता हूं, ये मुझे वैसे भी समझाना है। देयर इज ए वर्ड वी कॉल, हम लोग इसको कह सकते हैं स्टेबल, और एक शब्द हो सकता है वी कैन कॉल इट एज कांस्टेंट, राइट। BA 2 में इस समय 163 स्टूडेंट्स हैं। Suppose in last year also there were 163 students. This is stable population, not constant. क्योंकि जो पिछली साल BA 2 में थे वो ये नहीं है, they have changed. पानी उतना ही रह सकता है, लेकिन वो फ्लो करके कहीं और चला जाता है। तो स्टेबल का क्या मतलब होता है? द रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? देयर इज नो चेंज। यही फर्क है स्टैटिक और स्टेशनरी। Static simply means that this equilibrium will remain same. Stationary means there will be stationarity. Stationarity means there will not be wide fluctuations. हम ये नहीं कहते कि 40 रुपए किलो चीनी है तो ये हमेशा 40 ही रहेगी। हम ये कहते हैं कि the prices are rising, each one will rise. There is no problem as such कि कोई प्राइस नहीं बढ़ेगा। Many prices can rise. 40 से 41, जैसे डॉलर और मान लीजिए कि इंडियन रुपी, इट्स चेंजिंग। मुकेश आता हूं, इट्स चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम एक ही दिन में $1 को 92 दें, दिस इज वाइड फ्लक्चुएशन। तो हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी मीन्स अ मूवमेंट, बट ए मूवमेंट अलोंग ए प्रिडिक्टेड लाइन फॉर क्वाइट ए लॉन्ग पीरियड। हाँ मुकेश बोलो, पूछो जो पूछना हो जल्दी से। आई एम नॉट वरीड। Sir, what is the Keynes theory mainly about? केन्स तो बेटा हम पढ़ाएंगे। केन्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। मैं इसको पढ़ाना चाहता हूं, इसीलिए आई एम टेकिंग दिस पेपर। मुझे फर्स्ट पेपर लेना चाहिए था, बट आई वांटेड टू स्टार्ट। मैं केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बिना पढ़ाए छोड़ूंगा नहीं। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड केन्स। केन्स इज अ बिट डिफिकल्ट। केन्स को अभी नहीं कर सकते। केन्स इज द पर्सन हु स्टार्टेड स्टडीइंग प्रेडिक्शंस, एक्सपेक्टेशंस। इकोनॉमिक्स में उन्होंने इतनी नई चीजें डाल दी हैं कि हम अभी नहीं बता पाएंगे। हाँ, तो अंकित चतुर्वेदी ने भी कहा, मुकेश यादव ने भी कहा, लेकिन बोलते कोई नहीं इनमें से। सर व्हाट इज नियर सर? नियर पहले मनी मुकेश को, हाँ अंकित ही पूछ लो पहले। सर नियर मनी क्या होती है? हाँ अभी नियर मनी, अभी तो वहां पहुंचे नहीं, क्यों आ गए इतनी जल्दी नियर मनी पर? चलो ऐसे बता देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। एक मनी माने जो 100 रुपए का नोट है, इससे जब चाहे आप खरीद सकते हैं, जो चाहे खरीद सकते हैं, लगभग कोई भी चीज खरीद सकते हैं। अब आपने बैंक में पैसा रख दिया, उसके बदले में आपको एक चेकबुक मिल गई, उस चेक से भी आप सामान खरीद सकते हैं। मे नॉट बी
necessarily the same as cash. बहुत से लोग हो सकता है चेक ना ले, लेकिन ये नियर मनी तो है ना, उसी काम में आ रहा है. मनी का असली काम क्या है? ट्रांजैक्शन करना, उसके काम में आ रहा है. तो जिसमें लिक्विडिटी 100% हो, 100% माने जब चाहे उससे कुछ भी बदल लें, तो इट इज मनी. जब चाहे की जगह थोड़ा देर में बदल पाए, 1 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 दिन बाद, इट इज नियर मनी. तो मनी इज which has 100% liquidity. Near money is which has less than 100% liquidity. पढ़ाऊंगा मैं तो, मुझे तो क्रेडिट पढ़ाना ही है. Just don't worry. श्रद्धा यादव suggest the book. सर डॉलर जो है वो अभी हम लोग इस विषय में बात नहीं करेंगे. टाइम हो रहा होगा दूसरे क्लास का, आपको जाना होगा. 9:47 पे हमको छोड़ना होता है. कल हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी और. कल हम फिशर की यस सर. व्हाट इज डियर मनी? व्हाट इज डियर मनी? डियर मनी लीजिए. मनी इज ऑलवेज डियर टू यू. डियर मनी माने वो मुद्रा जिसको छोड़ने में दुख हो. डॉलर इज ए डियर मनी क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ती जाती है. रुपी इज ए हॉट मनी जिसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती. हॉट मनी माने अरे जिसका तो दाम घटता बढ़ता रहता है. डियर मनी माने जिसका दाम बढ़ता बढ़ता नहीं रहता. ये सब चीजें पढ़ाएंगे. अभी पहले दिन में अगर तुम ये सब सोचोगे पढ़ लेंगे तो नहीं पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल. शिबी मिश्रा, आई डोंट सजेस्ट ए बुक. आई ओनली टेल गो टू द यूनिवर्सिटी रोड, परचेज गोल्ड. डियर, this deer is for Hiran. This deer is not for that. That deer is nearly that in case of love. चलिए हम लोग बाद में बेटा हम लोग करेंगे. we'll do it. बीच बीच में हिंदी में बोलता हूं, मैं बोलूंगा. मुझे मालूम है कि इस बच्चे अभी बहुत कम है क्लास में. 163 बच्चे मेरी क्लास में. मुझे बड़ा शर्म लग रही है. यस इंग्लिश नहीं, मोर इंग्लिश बिकॉज दिस इज इंडियन सेक्शन. लेस हिंदी, नॉट नेसेसरली 70 to 80% English and 10 to 20% Hindi because this is a English medium section, but you will be able to understand it. I do not want, मैं ये बेईमानी नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने BA1 में जब पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं तो I don't give them everything. So this has to be done. All the best. Thank you all. We'll meet again. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.